इनका हर फैसला, इनका हर कदम, इनकी हर नीति कुर्सी पे बने रहने के लिए है। उसके लिए जो कंपनियां लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करती हैं, वो इनको चंदा दे देती हैं, इनको खिलवाड़ करने दिया जाता है। उत्तराखंड के अंदर टनल में हमारे मजदूर फंसे थे, उस कंपनी से 25,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया नरेंद्र मोदी ने, जिस कंपनी की हरकत की वजह से हमारा मजदूर मौत की लड़ाई लड़ रहा था, जिंदा रहने की प्रयास कर रहा था। इसलिए जो सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों, अरबपतियों और खरबपतियों की सेवा में जुटी हुई है, वो देश के श्रमिकों और किसानों के लिए नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है। और जो खतरनाक खेल जो खेल रहे हैं, आज 23 तारीख है, पोलिंग चल रहा है तमिलनाडु में और बंगाल में। बंगाल को छावनी बना रखा है पूरी की पूरी सरकार, पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरी फौजें, दोनों जगह के ऊपर पूरी की पूरी घेराबंदी की हुई है। इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन भी अपनी जेब में डाल लिया। वोटिंग के दौरान बेईमानियां, वोटों की गिनती के दौरान बेईमानियां, जितनी वोट पोल हुई उससे 5 करोड़ ज्यादा वोट निकली 2024 में। मैं आपसे कहना चाहती हूं, ये जीता हुआ प्रधानमंत्री नहीं है कुर्सी पे, ये हारा हुआ प्रधानमंत्री बैठा है कुर्सी पे। ये जीती हुई सरकार राज नहीं कर रही, ये सरकार बैसाखियों के ऊपर टिकी हुई सरकार है। बिहार की बहनें यहां बैठी हो, अगर नीतीश इनके साथ खड़ा नहीं होता, और तेलंगाना की बहनें बैठी हैं इनके बगल के राज्य में, आंध्र प्रदेश में, अगर चंद्रबाबू नायडू इनके साथ जुड़ा नहीं होता, ये सरकार नहीं बना सकते थे। 240 सीट भी जो बीजेपी की आई, बेईमानियों से आई, 200 से नीचे इनकी सीट रहती। इनको समझ में आ गया, सब बेईमानी करने के बावजूद भी हमें बहुमत नहीं मिलेगा। तो अमित शाह बिहार गए थे, उन्होंने कहा था कुछ साल पहले, ए नीतीश बाबू, कभी भी हम तुम्हें बीजेपी गठबंधन के पास नहीं फटकने देंगे। उसी नीतीश बाबू के आगे जाके गिड़गिड़ाने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी उसको साथ लाए, क्योंकि जीतना चाहते थे। चंद्रबाबू नायडू जब जेल में थे, नरेंद्र मोदी वहां गए आंध्र प्रदेश में भाषण देने और बोले, ए चंद्रबाबू नायडू, तुम्हारी जो जगह होनी चाहिए तुम उसी जगह हो, तुम जेल में हो, तुम्हें जेल में सड़ाएंगे। उसी चंद्रबाबू नायडू को केसेस का जो झांसा दिखाया, थूक के चाटा नरेंद्र मोदी ने, और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ लेके आए सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। इसलिए यह हारी हुई सरकार, हारा हुआ प्रधानमंत्री एक जख्मी शेर की तरह सबको नोच डालने के लिए है। और यही वजह है इन्होंने मनरेगा की स्कीम को रद्द किया। और मैं आपसे कह रही हूं, आपकी जो स्कीमें हैं, आंगनवाड़ी आशा वर्कर या मिड डे मील वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स का सेंटर का जो शेयर था, इन्होंने कम कर दिया, राज्य सरकारों पे बढ़ा दिया, ताकि राज्य सरकारें कहें हमारे पास पैसे नहीं है, हम लागू कैसे करें। तो मनरेगा भी इसीलिए तबाह किया इन्होंने। और अगली बारी आपकी स्कीमों की है, ये इन स्कीमों को ले दे के आखिर में खत्म करना चाहते हैं। केंद्र अपना हाथ हटा के इसको राज्य सरकारों पे फेंक देगी, और राज्य सरकारों के बजट को गला घोंट रही है। उनका जीएसटी का शेयर भी नहीं देते हैं। तो राज्य सरकारों के पास बजट की कमी की वजह से इन स्कीमों को खत्म किया जाएगा। उनको लड़ती हुई महिलाएं, जंतर मंतर पे आती हुई महिलाएं, नारे लगाती हुई महिलाएं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने की संघर्ष में सड़क पे आने वाली महिलाएं पसंद नहीं है। उनको मूक दर्शक चाहिए, चुप रहने वाली चाहिए। और एआईटीयूसी का झंडा थामने वाले मूक दर्शक और चुप रहने वाले नहीं हो सकते।
हम मूक दर्शक नहीं हो सकते। संघर्षों से पैदा हुए हैं, संघर्षों में है और संघर्षों के जरिए से इनको उठा के पटकेंगे। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है, ये सरकार कॉर्पोरेट अमीर घरानों की सरकार है, उनके द्वारा चलाई जा रही है और इनके पास इंस्ट्रूमेंट है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करवाओ, हिंदू सिख, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई लड़ाई कराओ, जाति के नाम पे लोगों को भिड़ाओ, नफरत की आंधियां फैलाओ और हिंदुस्तान को अंग्रेजों की नीति बांटो और राज करो की नीति के स्तर के ऊपर लाके सत्ता में बने रहो। जब हमने अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को फेल किया, मिस्टर नरेंद्र मोदी महाराज जिस दिन आंदोलनों में सबसे आगे इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई में उतरेंगी, आपका पता भी नहीं लगेगा कि कहां आप हवा में उड़ गए। और हम आपसे कह रहे हैं, इनकी खतरनाक नीतियों को इन्होंने SIR के नाम से और आगे बढ़ाया है। अब सेंसर और डिलिमिटेशन के ड्रामे से बहुत सारे लोगों की नागरिकता छीन लेंगे। ये गरीब गुरबा जिसके पास आइडेंटिटी नहीं पूरी होती है, कार्ड्स नहीं पूरे होते हैं, उनको इस देश के नागरिक भी रहने का अधिकार नहीं रहेगा। इसीलिए लड़ाई केवल आपके मांग पत्र की नहीं है, क्योंकि आप आंगनवाड़ी महिला हो, आप यूनियनाइज हो, आप अपनी मांगों के लिए लड़ने के लिए मांग पत्र भी लाओगे, सरकार से भी मिलोगे। लेकिन इस सरकार के बने रहते हुए हम कुछ थोड़ा भाग ले भी लेंगे, हमारी जिंदगियों में परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि ये एक हाथ से देंगे दूसरे हाथ से छीन लेंगे। इसलिए लड़ाई लंबी है कि क्या हम इनको बर्दाश्त करेंगे जो हमारी यूनियंस को ही खतरे में डाल रहे हैं। 4 लेबर कोड लेके आए हैं और उस 4 लेबर कोड की जो डायरेक्शन है उसमें आपकी यूनियन रद्द कर दी जाएंगी। जितनी वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर यूनियंस है, सरकार उसको मानेगी नहीं। जब हम लोगों ने ये यूनियंस खड़ी की, लेबर डिपार्टमेंट अपोज करता था, ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं होने देता था। ये लंबी लड़ाई थी अपनी यूनियनों को रजिस्टर कराने की, रजिस्ट्रेशन करा के एटक से एफिलिएशन लेने की, ये लंबी लड़ाई थी। अब 4 लेबर कोड आ रहे हैं, यूनियन बनाना मुश्किल होगा। जो बनी हुई यूनियन है उसको ये डी रजिस्टर कर देंगे, उनको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। हमारे हड़ताल के हक को छीन रहे हैं, हमारे काम के घंटे 8 से बढ़ा के 12, 14, 15 कर रहे हैं। हमें फिर से उसी अंग्रेजी राज में गुलामी के दौर में फेंकना चाहते हैं, जहां मजदूर एक जानवर जैसी जिंदगी जीता था, कि मजदूरों को कहना पड़ा हम जानवर नहीं हैं, हम गधा, घोड़ा, बैल, ऊंट नहीं है कि तुम हमारा इस्तेमाल करो, थोड़ा सा अनाज खिलाओ और अगले दिन उठा के हमसे काम लो। हम इंसान हैं, हम सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इसलिए हमें मानवीय दर्जा दो। मानव अधिकार की आवाज इस देश के मजदूरों ने उठाई, दुनिया के मजदूरों ने उठाई, और इसलिए उस अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम काम के घंटे भी सुनिश्चित करा पाए, यूनियन बनाना कानूनी करा पाए। अंग्रेजों से लड़के हमने 1926 में ट्रेड यूनियन बनाने का कानून लिया, और यह सरकार उस ट्रेड यूनियन एक्ट को कोड ऑन इंडस्ट्री में दफन कर रही है। इसलिए जो 4 कोड आए हैं वो श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, यूनियंस के खिलाफ है, और सरकार अपनी मनमानी करे उनको पूरी ताकत देते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई उन श्रम कानूनों को रद्द कराने की है। हमारी लड़ाई सरकार की नीतियां जो कॉर्पोरेट घरानों की मदद में है उसके विरुद्ध है। हमारी लड़ाई हमारी जनता के पैसे से जो बजट बनते हैं उसमें हमारा हिस्सा जो बनता है श्रमिकों का, उसको पाने की लड़ाई है। काम दो, काम का वेतन दो, उचित वेतन दो, काम के स्थान पे सुरक्षा दो,
और आने वाले दिनों में हमें पेंशन दो। क्या गलत है इस मांग के अंदर? कुछ गलत नहीं है। सरकार समझती है पुलिस के बल पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बल पे डरा के धमका के सबको चुप करा देंगे। आपको मालूम है ये जो सब वर्दी वाले बैठे हैं इनको पेंशन नहीं है, बताया आपको? जो आपकी चेकिंग कर रहे हैं बाहर, जो बंदूक लेके यहाँ घूम रहे, हमारे जो फौजी मर गए थे वहां पर पुलवामा में, 49 फौजी हमारे सीआरपीएफ के मरे थे जवान। आपको पता है उनको पेंशन नहीं थी? ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को पेंशन नहीं है। आप पेंशन की मांग लेके यहाँ बैठे। ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दी गई इस देश में, उसकी बहाली नहीं हो रही है। जिनको प्रोविडेंट फंड से मिलती है वो भी ऊंट के मुंह में जी रहा है। आपको पेंशन नहीं, आपके जैसे करोड़ों हिंदुस्तानियों को पेंशन नहीं है जो मेहनत करते हैं, उनके लिए कोई पेंशन का जुगाड़ नहीं है। लेकिन एक एमपी अगर वो राज्यसभा में रहा, लोकसभा में रहा, वो एमएलए भी रहा, उसको 3-3 पेंशन मिलेंगी।